अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नया नए व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हेयरबिग को जगमग करते मेहंदी रंग घेरेदार लहंगे में नाजुक सी हील्स पहने, खूबसूरती से मेकअप किए, लबों पर डीप सुर्ख लिपस्टिक लगाए, नफीसी हीरोइन की जगह ज्वेलरी में वो नहायत खूबसूरत आतिशफशा दिख रही थी। आप तो हर रूप में गजब हैं। डिजाइनर इसका स्टाइल से दुपट्टा सेट करती बोली। नूर मध्यम सा मुस्कुराई। मेहंदी के लिहाज से हर तरह के गीतों की नीचे से आती औरतों की आवाजों के साथ ढोलक की आवाज अंदर सहमा रही थी। डरिए नहीं मैम, इंजॉय करें, यही तो खूबसूरत दिन होते हैं जिंदगी के। ब्यूटिशियन इसके गाल उंगलियों से छूते बोली। नूर जबरन मुस्कुराई। रात जब वो इसकी सांसों की तपश से सहम कर सो गई थी, सुबह जब आंख खुली तो वो इसके पास नहायत ही करीब सो रहा था। इसकी एक टांग इसके ऊपर थी जबकि दूसरा बाजू इसकी कमर में। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह इसके सीने में छुप गई थी। ऊपर से नवाब इसकी गर्दन में मुंह छुपाए पड़ा था। वो इसके लम्स को याद करती पानी पानी हो गई। फिर उठने के लिए भी आंसू बहाना, रोना, काफी मिन्नतें करनी पड़ी थी, तब जाकर कहीं आजादी मिली थी इससे। नूरुलैन वे ब्यूटिशियन से ज्वेलरी सेट करवा ही रही थी तब आसिया बेगम के साथ बी रूम में दाखिल हुई। बी नूर के जैसे भीड़ में अपनों की तलाश खत्म हुई, भागकर इसके सीने से लगी। माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए हमारी छोटी सी दुल्हन, जैसे हूर लग रही है। आसिया बेगम ने कहते इसके माथे पर बोसा दिया तो वो बी से मिलकर आसिया बेगम के गले लगी, शर्माई सी। चले बेटा, भाई साहब आ गए हैं। वो दोनों ही से लेकर जाने लगी। शोर हंगामा इस दिन की निस्बत आज कुछ ज्यादा था क्योंकि आज मेहंदी की रात थी। आय हाय आसिया, जान लाई है कसम से। सीढ़ियां उतरकर वो जब लाउंज में आई तो इस पर नजर पड़ते ही खानदान की एक औरत ने बेसाख्ता कहा, माशाल्लाह बोल बहन, मेरी मासूम सी बच्ची है। आसिया बेगम ने फौरन टोका और माशाल्लाह कहती नूर की आंखों को खीरा करते रूप को देखती रही। चाची फेरी मेहंदी रंग के फ्रॉक में बालों के टेल पोनी किए से सामने आई। वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। किसने रेडी किया? मम्मा आ गई? वो इसे प्यार देती बोली। नहीं, बाबा तो कुछ देर में आए हैं, आराम कर रहे हैं, पर मम्मा अभी तक नहीं आई। ये दादू ने तैयार किया है। अच्छी हूं ना? उन्होंने मुझे प्यार करके कहा कि बहुत प्यारी लग रही हूँ, फेरी जोश और खरोश से बता रही थी। नूर हैरत से सामने बैठी आसिया बेगम को देख रही थी जो खुशी से इंतहाई डांस के हिसाब से औरतों को फोर्स पर हाथ घुमा रही थी। वही बी का भी यही हाल था, वो भी लड़कियों के जोर पर हाथ घुमाने लगी थी। हो नहीं आई अभी तक? इसने दिल में चलता सवाल किया और राह में नजर टिकाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बनो, ले जाना तुझको कोई गहरा, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। लहक चहक कर गाते स्मैश जिशान फाहद बिलावल सारा टोला अंदर दाखिल होते बुलंद आवाज में गाने लगा। लड़कियों को कहके से बुरा हाल था, वहीं नूर होंठों की तरह इन्हें देखने लगी, जिनके बीच ग्रे 3 पीस सूट में वो कहका लगाता और अपनी आंखों में शरारत लिए इसे देख रहा था बगैर ख्याल लिहाज के। इसके यूं देखने पर करीब आते दांत ने आंख मार इसे सटपटा डाला। वो बुखलाई सुर्खी घबराई से मट गई खुद में कि जब वो बड़े रोबदार अंदाज में इसके साथ आ बैठा। हाय, आज तो लेडीज फंक्शन है, आप सब क्यों आए हैं? एक लड़की ढोलकी से उठकर बुरा मानती बोली। आसिया बेगम खुद दांत की यूं अचानक तैयार होकर आने पर परेशान थी, जो नूर के साथ चिपक कर बैठ गया था। बेबीज, क्योंकि लेडीज के आगे हम हैं, मींस बॉयज। फाहद ने कॉलर झटकते कहा तो वो मुंह सोते बैठ गई, जिस पर वो कहका लगा उठे। इन सबके यूं फैलकर बैठने पर आसिया बेगम समझ गई अब वो यहाँ से नहीं उठने वाले। चाचू फेरी नूर की गोद से उतरकर दांत की गोद में आ गई। क्या हुआ चाचू की जान, मजा नहीं आया चाची के पास? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसके पास करीब रहना, वो नूर को बताने के वास्ते मायनी खेजी से बोला, जिसे ना समझती फेरी हंस पड़ी। अरे मुझे तो आप दोनों अच्छे लगते हैं, वो खिलखिलाई और इनके गले लगती दांत की गोद में बैठ गई।
जबकि नूर की हथेलियां भीग गई पसीने से। वो लब काटते हुए बी की तरफ बेबसी से देखने लगी, जिनका रुख आसिया बेगम की तरफ था। ओ भाई, दुल्हे साहब आ गए हैं, शुरू करो फिर से, हमारी भाभी की मेहंदी है। ढोल की लड़कियों से छीनकर खुद संभालते वो अपने भारी हाथ मारते बेसुरे आवाज में हल्की अपने हलक फाड़ने लगे। गाए मियाँ और मासी, गाए बहना और भाई, के मेहंदी खिल खिल जाए, रंग लाए, हरियाली बनो, गाए पुप्पी और चाची, गाए नानी और दादी, के मेहंदी मन भाए सज जाए, हरियाली बन्नी। फहद ने गाते गाते अचानक स्मैर ने बीच में फिक्रा छोड़ा। जहां दांत का उड़ता जूता आया था, वहीं लड़कियों के कहके जोरदार पड़े थे। वो इन्हें सजा के तौर पर यहाँ लाया था गाने, और सबने रात जमकर गाना याद किया था और अब गा रहे थे। जहां इनके लाउड स्पीकर जैसे आवाज से सब कानों में उंगलियां लगाकर बैठी थी, वही ढोलक की थाप पर सीना मुंह को आ जाता था। हरियाली बन्नी तेरी मेहंदी वो देखे तो अपना दिल रख देंगे चुपके से तेरे पैरों में, हरियाली नूरुलैन। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सकी अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाना एंड पर पहुंचा, जहां सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो जिंदा है। वहीं सबका शुक्रिया अदा करते तमस्खरे भरी हालत वाले कह के वसूल करके रुमाल से पसीना साफ करने लगे। नूरुलैन लब भीजे इनकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाने लगी, जो कलीन पर एक साइड पर बैठे थे, और अब इनकी जगह वापस लड़कियों ने संभाली थी और प्यारी मीठी आवाज में गाने गाती इनका मजा मना रही थी। जो वो कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। एकदम मैदान में उतरे मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें फेरी भी भागकर स्मैर वालों के बीच में आ बैठी थी। सबकी नजरें इससे हटी तो दांत इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। रात नींद आई सुकून से। गमगीन भारी लहजे में वो इसके झुके सर को देखता पूछने लगा। नूर आंखें मीची उंगलियां जात करवाने की कोशिश में छुई मुई से हाथ मरोड़ती बेबस हो गई। दांत प्लीज, शर्म से कटकर वो रोने जैसी आवाज में बोली। दांत मुश्किल का हिक्का दबाया। क्या हुआ, डर गई क्या? यार मैंने तो बहुत गहरी नींद ली, बहुत पुरसुकून, मजेदार, दिलकशिश में होश सी। वो बोझल होते लहजे में मसरूर इसके कानों में सरगोशी करने लगा। नूर को लगा अभी गिरकर वो वहां से ना उठता तो वो जरूर यहीं बेहोश पड़ी मिलेगी। अभी वो सोच रही थी जब अचानक ही अल्लाह ने इसकी सुन ली थी। स्मैर, फहद, नवीद सबने इसकी टांगों को पकड़कर सजे तख्ते से नीचे खींचा और वो धड़ाम से इसके अचानक अफादात पर इनके पीछे पास आ गिरा। आजा भाई, इसके लिए जिंदगी पड़ी है, हमारी इज्जत बचा। वो कहकर लगाते इसे उठाकर बिठाते बोले। दांत खून खार नजरों से देखता बाजू के दर्द सब भुलाए, सबको एक जोरदार मुक्का रसीद किए इनके पास बैठा। सब हैरान शशदर दूल्हे को अपनी मेहंदी संगीत में ऐसी हालत में देखने लगे जो लड़कियों से मुकाबलेबाजी पर उतर आया था। आखिर वो मासूम था, क्या जाने। मेरा नाम दाऊद आलिफ इल्वी है, मैं पैदा ही दाद वसूलने के लिए हुआ हूँ, सो बी केयरफुल लेडीज। वो ढोलक संभालते वो सबको वार्न करने लगा। लड़कियों कह के लगाती हाँ करके रह गई। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, आ जाओ मैं भी मैदान में। इनके चूड़ियों वाले डायलॉग पर लड़कों ने हंस चौंक कर इनकी भरी कलाइयों को देखा था। ये खुद बेवकूफ हैं या हमें बना रही हैं? स्मैर ने अबरूज का आकर पूछा। अरे निकल कमीने, तू तो पहले ही स्टेप पर हराएगा। इन चुड़ैलों की अदा है अलग अलग जालों में फंसाकर शहजादों को हराने की। नवीद ने चपट रसीद करते कहा। लड़कियों इनके ओवर कॉन्फिडेंस पर खिलाकर हंसी। रस्म शुरू हो चुकी थी। नूरुलैन के हाथों में हथेलियों पर दाऊद नाम की मेहंदी लगाई जा रही थी और वो तपिश लो देती नजरों से इसे देखता अपनी किस्मत पर जितना नाज करता कम था। मेहंदी रंग की साड़ी जिस पर सुर्ख नफीस से कढ़ाई का काम हुआ था, भारी बॉर्डर ने पाँव के घेरा डाला हुआ था। ज्वेलरी के नाम पर गले में गोल्ड पेंडेंट जो इसके सुराहीदार गर्दन में इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। कलाइयों में हमरंग सुर्ख चूड़ियां और हील्स पहने वो लाइट मेकअप, लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए घर में दाखिल हुई। लॉन्च का समा ही कुछ अलग था। शोर शराबा कह के आसमान को छू रहे थे। वो मेहंदी लगवाती चनपती बैठी नूर एक मुस्कुराती नजर इस पर डालकर अंदर की सिमत बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ती वो अपने रूम के पास आई और गहरा सांस भरकर दरवाजा खोला तो सामने ही आंखों पर बाजू टकाए वो नीम दराज था। रूम में मिलगजा सा अंधेरा था। वो मुस्कुराती से रफ हुलिया में देखकर अंदर दाखिल हुआ और मुड़कर दरवाजा बंद किया। इस आहट पर, खुशबू पर बुरहान ने जरा सा आंखों से बाजू उठाया तो सामने ही पीठ पर बिखरे सुनहरी बालों को देखा जो इसकी कमर को छूने लगे थे। मुस्कान! वह झटके से उठ बैठा। जब मुस्कान ने रुख बदला तो वो कुछ ठटका। मैं बता रही हूँ, मैं शादी में जाऊंगी, कुछ भी हो। आलम के हाथ झटक कर वो रोती हुई बोली। ओके ओके चलेंगी, बस रोना बंद करो मेरा बच्चा, आओ यहाँ। वो कब से इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था पर वो ठीक है मान ही नहीं रही थी। खाना तो वो जबरदस्ती खिला चुका था, एक झड़क भी, बाकी वो खुद की मालकिन थी, इसकी उंगली पर घुमा रही थी।
आप तो दूर रहे मुझसे, करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, उंगली उठाकर वार्न करती हुए दुपट्टे से नाक साफ करने लगी। आलम को काफी बुरा लगा। वो हमेशा इसके कोट पर नाक साफ करती थी और अब इसकी मौजूदगी में यूं नजरअंदाज करना काफी तकलीफदेह था। एन शहजादी अपने आलम से नाराज हो रही है। आज तो मैं तुम्हें इस कहानी का सीजन 2 सुनाने वाला था। वो पुचकारते मोहब्बत चाश से भरपूर लहजे में इसे कहते इसके पास आ गया। हूर ने नफी में सर हिलाते ब्लैंकेट मुट्ठियों में भींचकर सर तक नीचे दबा लिया। नहीं, बस नहीं, आज आपसे कभी हुरूर बात नहीं करेगी। आपने मुझे हर्ट किया है आलम। मैं मेहंदी लगाने वाली थी, मैं तैयार होना चाहती थी, पर आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया बल्कि सुला दिया। वो उठकर इसके सीने पर मुक्के मारती चीखती वापस अंदर छुप गई। ओके, मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं खुद को हर्ट करूंगा, वो कहता हुआ बेड से उतरने लगा जब हूर ने झपट कर इसका बाजू थामा। क्या मतलब? मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था ना। वो हरासा हो गई। अपने मिजाजी खुदा को तकलीफ देने का सोचते तो फिर तुम बात भी नहीं कर रही। क्या ये तकलीफ कम है मेरे लिए? वो भारी आवाज में बोला और इसका बाजू पकड़ा। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मैं इसका सीजन 2 वालों को मार दूंगा। वो वार्न करता इसे बाजुओं में भरकर इसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते सीने में भींच गया। पर वो क्या करता, डरता था इसे खोने से। अगर फिर कोई सरगोशी हुई इसके आसपास, फिर कोई बात बढ़ी तो वो क्या एक के बाद दूसरा टैग पर जिंदा रह सकेगी? अगर कुछ चांस होते तो वो इसे जरूर ले जाता, पर डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर अभी ही कोई ऐसी बात की इसके पास तो इसकी दिमागी नर्व्स फट सकती है। वो डर गया था। हाँ, सही आलम डर गया था, क्योंकि सालों पहले इन्हें बातों से इसके बाप को इंसान से हैवान बनाया था। इन्हीं बातों ने इसके एहसास से कमतरी का शिकार करते ड्रग्स लेने पर मजबूर किया था और फिर से कुछ ऐसा नहीं चाहता था। वो इन तलवारों से तेज हथियार करके अपनी जान अजीज हस्ती नहीं रख सकता था, क्योंकि वो जानता था लोग बाज नहीं आएंगे, वो हर नए तमाशे से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। आप इन्हें कैसे मार सकते हैं? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए। वो सदमे से बोली थी। ओह, अभी पैदा हुए हैं? वो ठहर ठहर कर बोलता सोच में चला गया। किसकी बीवी को कैसे पता? वो इन पर क्या नजर रखती है? यह इसके पेट में पड़ा फितना इसे वहां की रिपोर्ट्स देता रहता है। इसे ठटकते देखकर वो मुस्कुराई और चेहरे पर लहराती लट को ऊपर की तरफ फूंक मारी। तुम यहाँ? पुरान होश में आते झटके से उठ खड़ा हुआ और इसे झिलमिलाते सरापे को देखा। वो आज जैसे दोनों शाने चटकाने पर आई थी और आबरू चुका गया। क्यों? ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो चलती हुई इसके सामने आई। पुरान ने इसे सर से पांव तक देखा था और जल्द ही इसकी नजरें बाजू पर थमी जहाँ सफेद पट्टी बंधी हुई थी। खालबंद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी। वो चबाकर बोला, शायद तुम भूल रहे हो स्वामी, तुमने ही कहा था मैं एक भूतनी हूँ और भूतनी कभी अपने जुनून को नहीं छोड़ती। वो अपने लंबे नाखूनों वाली उंगली इसके गाल पर फेरती बुरहान को साकित कर गई। शायद ये तुम्हें करना चाहिए, राइट? वो खिलखिलाती आईने के सामने आई और वहां रखती लिपस्टिक उठाकर अपने लबों पर लगाती मजीद लिपस्टिक को गहरा सुर्ख कर गई। साथ ही नेल पॉलिश उठाकर चेयर पर बैठी हुई अपने नाखूनों पर लगाने लगी। वो तैश में चलता इसके पास है। इसके हाथ से नेल पॉलिश छीन कर नीचे कनीन पर फेंकी, दूसरी पॉलिश का हाथ पकड़कर उठाया और खींच कर इसे अपने सीने से लगाया। तुम्हें गोली लगी थी मुझे बचाते, वो इसकी आंखों में देखता बोला, जहाँ सुनहरीपन में सुर्ख कुछ मुनफरिद हुस्न बख्श रही थी इसे। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई? मैंने तुम्हें नहीं अपने स्वामी को बचाया है। बोले तो अपना बिगड़ा एसीपी। वो इसके गर्दन में बाजू डालकर एहतजाजिया हंसकर बोली, एसीपी नहीं एसएसपी, प्रमोशन हो रहा है मेरा। इसने सबसे पहले ये बात इसी ही बताई थी और इसकी आंखों में झांक कर मुजरिम का कोई तासुर ढूंढना चाहा तो वो नाकाम हुआ। इसकी सोच के मुताबिक इसे डरना चाहिए था, क्योंकि इसके मजीद पावर आ गई थी और वो एसपी से एसएसपी बनकर आ रहा था। इसके बाद इसका ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचेगा जब वो डीआईजी बनेगा। वो जो मुस्कान की आंखों के तासुरात देखना चाहता था बुरी तरह नाकाम हो गया था। तुम्हें मालूम है मिसेस बुरहानिल भी, तुम्हारी फाइल मेरे पास तैयार है, तुम जल्दी इस लाखों के पीछे पाई जाओगी। वो इसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू डालकर इसे पास करता हंसकर बोला। तो इसने लापरवाही से कहते फिजा में बबल फेंका जो उड़ता हुआ दीवार से चिपका। तो तुम्हें अपने लिए डरना चाहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी कुछ दिन की है। वो जताकर अंगारे बोलने लगा और वो सुनकर मासूमियत से आंखें टिपटिपाकर हैरान हुई। स्वामी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बख्श दें। एसएसपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मर जाऊंगी, फलां फलां वगैरह। और गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करती आखिर में बेजारियत से बोली, क्योंकि इसे मालूम था बेबस औरत कौन कौन से वास्ते देती है। वो तो कभी इन बेबसियों का शिकार नहीं हुई थी। वेल, अच्छी एक्टिंग थी, घूरने की बजाय इनाम दे सकते हो। वो इसकी घुड़ियां देखकर नजरें घुमाए बोली, अलबत्ता खड़ी इसके सार में थी। बुरहान ने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है तुम हमारे मिजाज कितने मुख्तलिफ हैं? तुम ठहरी 1000 कत्ल करने वाली एक बदतमीज गुंडी और मैं संजीदा बंदा। तुम्हें मालूम होगा आफ्टर ऑल तुम जिस तरह की लड़की हो, ये भी जानती होगी मैं पैदा किस वक्त हुआ था। ऑफ
और स्वामी 4:20 पर शाम, जून का महीना, 24 तारीख, संडे का दिन, तुम्हारा दादा दादी काकी जी यानी सासू माँ के साथ हॉस्पिटल में, जबकि ससुर साहब ऑफिस में थे, जहां इन्हें 4:30 की खुशखबरी मिली थी कि बेटा हुआ है। ससुर साहब तुम्हारा नाम दाऊद आलिफ रखना चाहते थे, जबकि तुम्हारी दादी बुरहान और दादा साहब बीवी की रजा में ही खुश थे। तो तुम्हें 4:50 पर सबसे पहले दादी साहिबा ने चुनकर बुरहान नाम से पुकारा। इतना काफी है या मजीद सुनना चाहोगे? वो बुरहान को शशदर कर गई। कहाँ से जमा की मेरी इंफॉर्मेशन? कड़े तेवरों से वो सख्ती से चटक कर इस्तफार करने लगा। कहाँ से क्या मतलब भाई? दुनिया से नहीं, दुनिया से बाहर से नहीं की गई। इंसान मुर्दे उखाड़ रहा है, मैं तो फिर अपने होने वाले स्वामी की इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ऑफिस के मेजर से हासिल की, कुछ यूं वो वहां मौजूद था। टाइम बाकी की डिटेल हॉस्पिटल से मालूम की। वो इसके कान में उंगली डालकर बोली तो बुरहान ने गुस्से से सर झटक दिया। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई इसके पर्सनल में इस कदर घुस गया था, इससे भनक भी ना पड़ती भी कैसे? इसने अपनी जात पर कभी तवज्जो दी कहाँ थी? और जरूर वो गन पॉइंट पर हासिल की गई होगी। क्यों? इसने तलखी से तंजिया मुस्कुरा कर दांत पीसे एक गुंडी कहते हो और दूसरी तरफ अच्छी की उम्मीद रखते हो? वो खिलखिलाई। बुरहान की नजरें इसके लबों से टकराई। सफेद चमकते मोतियों जैसे दांत, भरे भरे पंखुड़ियों जैसे लब, लिपस्टिक में रंगे लब। वो पल को चाह की नजरें न हटा पाया। हाँ, मैं कहा था। वो खुद को सर्जिश करता होश की दुनिया में आते बोला। मुस्कान ने आंखें झपकाई। तुम यहाँ थे। इसने अपना निचला लब फैलाकर इसे दिखाया। बुरहान कभी इसकी आंखों को देखता तो कभी इसके लबों को। दूसरे पर सुर्ख रंग की कशिश ने इसे खींचा और वो इसे देखता कुछ मजीद करीब करके एकदम इसके चेहरे पर झुक गया। वो कुछ संभलती क्या बचाव करती। बुरहान ने दोनों तरफ अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। वो इसकी कमर को छोड़कर एक हाथ इसके गर्दन में डाला तो दूसरा इसके सर के पीछे बालों पर रख लिया। कुछ ही लम्हे गुजरते इस बेरहमी पर वो मचल उठी थी। वो इसे छोड़ने के लिए तैयार न था, जबकि अब आंखें पूरी वाकई से देख रही थी। जब वो निढाल सी हुई तब आहिस्ते से इसके लबों को आजाद किया। इसकी मीची आंखों में देखते फिर से झुककर नरमी से छुआ। मुझे भी मालूम था मैं यहीं रुका हुआ हूँ। वो मायनी खजी से हंसता इसकी सांस भरते देखकर इसके कान के लबों को छूने लगा और वहां से होते इसकी गर्दन पर अपनी मगरूर नाक को रगड़ते मुस्कान की सांसों की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा परफ्यूम बहुत खूबसूरत खुशबू वाला है? वो बोझल आवाज में पूछता। इसके गर्दन में गहरा सांस पड़ने लगा। तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत है, सुनहरी सोने जैसे। वो इसके शाने पर ठोड़ी टिकाए अपनी उंगलियों पर इसके बालों को देखते मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी बबल खाने वाली अदा, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा गुरूर सब मुनफरिद है। तुम्हारा ये दूधिया रंग, वो साड़ी का पल्लू जरा सा शोल्डर से सरकाकर वहां से नरम गरम लब रख कर बोला। निचला लब दबा इसके तंग सार में आंखें मूंदे खड़ी मुस्कान गहरा सांस भर कर रह गई। वो इसके गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता घूमकर इसके पीछे आ गया और आहिस्ते से इसके बाल एक तरफ रखते पीछे बोसा दिया और वो सिमट गई। अजीब एहसास इसकी रगो रूह में तैरने लगा। वो खामोशी से इसके शहर में सार में झगड़े खड़ी, कोई एहतजाज, जहमत, गुस्सा नहीं कर रही थी, जबकि वो मायनी खेजी से मुस्कुराकर इन पलों को कैद करता। इस पर एहसार तंग करके बेबाक होकर जिसारत और गुस्ताखियों पर उतरा। इसने आंखें सख्ती से मींच ली, पर अफसोस से कहना पड़ा कि मैं तुम्हें मजीद इस रिश्ते में कैद नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब तुम्हें अपने हाथों से हथकड़ियां पहनाऊं तो तुम पर अपना नाम पाऊं। पर इसके बावजूद अगर तुम मेरी रहना चाहती हो, तो मुझे चाहती हो, अपने जुनून को हमेशा हासिल करना चाहती हो, तो एक काम करो, बुरहान इल्वी खुद को लिखकर तुम्हारे नाम कर देगा। वो इसके कान की लबों से छूता सरगोशी में कह रहा था और मुस्कान की आंखें बंद, पहले ना समझी से खुली, फिर हैरत से फैली कि इसके बाद इसकी कहर से उतर आया। कौन सा काम? वो सख्त करती बोली। गवाही दो अपने आप को मेरे लिए छोड़कर। सईद आलम और इनके चमचों के खिलाफ प्रॉमिस करूंगा, इनके जेल की सलाखों पर भेजने पर मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम खुद को काट कर मेरे पैरों में रख दो बुरहान इल्वी, पर तुम्हारा यह ख्वाब कतई पूरा नहीं होगा। वो झटके से मुड़कर इसके पीछे धक्का देती घुर्राई। पल में ऐसा लगा था वो कमजोर हो गई है, अपने जुनून को अपने हाथों से खत्म करेगी इस घटिया हरकत पर इस वक्त सईद की बातें दिमाग में आ गई थी कि गुस्से में किया काम शैतान का होता है, तो वो कैसे इस इंसान की बातों से मुड़कर वो काम करती, अपने प्यारे महसन अपने भाई को नाराज करती। तभी दूसरे पल इस एसी की फिजा में गहरा सांस भरती अपना हुलिया सवार कर नॉर्मल हुई और मुस्कुराकर इसे देखा। भी रेडी बेबी, तुम्हारी फाइल तो बिल्कुल मुकम्मल है मेरे पास, प्रूफ समेत। मिसी जान, 3 दिनों में तुम्हें लॉकअप में डालूंगा, और वो भी तुम्हें यानी मुस्कान आरिफ को। वो कहकर लगाकर हंसकर बोला। तुम्हें पता है इस पी तुम बहुत खुशकिस्मत हो,
तुम मेरे लिए यानी मिसी का जुनून हो। अगर नहीं होते तो कल शादी की बजाय ये मैयत निकलती, और वो भी तुम्हारी। वो नापसंदगी से देखती बोली, तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम मेरे पास आओगी अगर मुझे चाहती हो या नहीं। अगर इन्हें तो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। मैं इस वक्त तुम्हें तलाक। बुरहान, खबरदार मेरे लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, जान से मार दूंगी, समझे। वो पास वाला टेबल से लैपटॉप उठाकर दीवार पर मारती दहाड़ी इस पर एक बात याद रखना, तुम्हें अब मुस्कान कभी नहीं मिलेगी, ना ही सईद आलम, बिकॉज यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा अपन की असमत से। मैं तेरे पास आई इज्जत से, पर तुझे वो रास नहीं आई एसीपी। और करो अपनी ड्यूटी, अपन देखती है किस हद तक तुम इसी को पकड़ सकते हो। वो कहती झटके से वहां से मुड़ी। तुम्हें मालूम है हमारे माह के रिश्ते में नाकामी किसने की? इसके रिलैक्स अंदाज पर कहने पर मुस्कान जाती हुई थमी और सुर्खरू आंखें मीची। तुम सही कह रहे थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो सोचकर लब दबा गई। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा हुरूर, तकब्बुर तुम्हें ले डूबा मुस्कान। अगर फिर कभी इस कॉल और जुनून से तंग आकर मेरी तरफ बढ़ो तो सर झुका कर आना, क्योंकि मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं, ना ही कि तुम। वो इतनी बेरहमी से काटने लगा कि मुस्कान को लगा इतनी बेरहमी से इसने भी किसी को नहीं काटा। तुम्हें क्या लगा बुरहान इल्वी कि मुस्कान इन लड़कियों में से है जो फिर लौट कर तुम्हारे पास आएगी? इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं। मुस्कान सिर्फ एक बार आती है जिंदगी में, या तो हंसाने के लिए या रुलाने के लिए, और आई एम श्योर ऐसे भी तुम जरूर इस मुस्कान को याद करोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। और रही बात, हमारे मिजाज बिल्कुल भी नहीं मिलते, पर याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो, और अगर जिंदगी में किसी के बारे में सोचा, इस दिन अपनी लाश पर किसी को रोते नहीं पाओगे, बल्कि मैं तुम्हारा वजूद तुम्हें भी देखने नहीं दूंगी। वो कहकर रुकी नहीं, टिक टिक करती हील्स की आखिरी आवाज छोड़ती नमी इस सोने जैसी आंखों में लेकर वहां से सीढ़ियां उतरी। मामा, फेरी के अचानक इस पर नजर पड़ने पर बुलंद चीख मारती भागती सीढ़ियों पर चढ़कर इसके टांगों से लिपट गई। मुस्कान को लगा इसका दिल फट जाएगा। वो शिकस्त ना खाने वाली लड़की लगता था, इस बेरहम की बेरहमी पर अपना वजूद हार गई है। मामा, आप कहाँ थी? कल से मैंने आपको बहुत याद किया। फेरी इसके बात ना करने पर वो पड़ी और सर ऊंचा करके इसे देखा। अभी वो झुककर इसे उठाती कि इसी वाली इससे पहले ही पास से नमदार होते हुए जूते से उठा लिया। बेटा, मामा को अभी बहुत काम है, इसीलिए इन्हें जाना है। बुरहान इसके आंसू बोसों पर चुनता हुआ बोला। फेरी मुस्कान की साकेत आंखें सामने देखकर सिसक उठी। वहीं लाउंज में जहाँ इसकी हालत पर आली विकियास और कसम में मुठियां बीज गया था, वहीं सब पर सन्नाटा छाया हुआ था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। सब हैरानी से देखने लगे। घबराने की बात नहीं, ये जाने के लिए ही आई थी। क्यों मिसी डार्लिंग? बुरहान ने सबसे कहते आखिर में इसकी हालत का जैसे मजाक बनाया। वही तो हुआ था इसके साथ। जब वो ऑफिस में था तो वो इसे बुरी तरह शिकस्त दे गई थी। हाँ, जा रही हूँ, डोंट वरी यार, मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ जो ऐसे डर रहे हो मुझसे। वो मेरा सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, सो बी रिलैक्स। और रही बात आपकी एसीपी साहब, कभी किसी रात जब दिल करे और खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो रात के 12 बजे वही बबल जरूर खा लेना जो मैं खाती हूँ। चलती हुई इजाजत दीजिएगा। वो आंख दबाकर कहती वो झुककर फेरी के गाल पर एक किस करके वहां से पलटी। अच्छा सुनो, तलाक के पेपर्स जेल में साइन करवाऊं या फिर फांसी के वक्त? एहतजाजिया हंसते ने पूछा। दम है तो कभी पकड़ के दिखाना, तब मानूंगी तुम एसपी हो। सख्त लहजे में कहती वो मुस्कान से यकसर बदली हुई थी। जरा सी गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से दोनों को देखती आंख दबाकर वहां से निकलती चली गई। पर जाते हुए एक नजर फतेह मंदी से मुस्कुराती आसिया बेगम के चेहरे को देखना नहीं भूली। वहीं नूरुलैन का स्प्रेड पड़ता चेहरा नजरों में आया, पर इसने किसी पर तवज्जो नहीं दी। गाड़ी में बैठते ही इसने एक गहरा सांस लिया और मुड़कर इस घर में आखिरी नजर डालते लब भीजने का सबसे सुर्ख आंखों पर स्याह ग्लास पहने वो गाड़ी स्टार्ट करती। जिंदगी का तजर्बा याद करती एक तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों पर छाई। गाड़ी तेज रफ्तारी से वहां से निकली। पीछे फेरी को थामे खड़ा बुरहान सर झटक गया। पलटने पर इसने सामने खड़ा सुर्ख आंखों से तासुब भरी नजरों से आलिफ को पाया। वो इसे घूरकर अंदर की सींध बढ़ गया। भाई, अच्छा नहीं किया आपने, इसने दुख से कहा। मैंने सोचा था आपका ज़र्फ माशाल्लाह इतना बड़ा है, आप मेरे आइडियल मैन है, पर मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने आप पर ये सोचा। इसकी गमगीन आवाज गूंजी। तुम कुछ नहीं जानते दाद, इन सबसे दूर रहो। मैंने इससे शादी सिर्फ एक माह के लिए की थी और वो एक माह आज खत्म है तो ये रिश्ता भी खत्म। वो कहकर रुका नहीं था, रोती हुई फेरी के सार में लिए सीढ़ियां चढ़ गया। तुम कहाँ? नूर को उठते देखकर आसिया बेगम ने घूरा और वो बुखला गई। वो बुरहान भाई से पूछने की मुस्कान इसके आंसू बह निकले। चुप करके बैठो नूर, तमाशा मत लगाओ। अच्छा हुआ निकली है मैं बुरहान की अब धूमधाम से शादी करवाऊंगी। इनकी खुशी से भरपूर आवाज गूंजी।
किससे? इसने खौफ से पूछा। आसिया बेगम इसका गाल सहलाकर बोली, शरीन से। बहुत मोहब्बत करती है बुरहान से, वो भी अभी इससे नहीं छोड़ने, शुरू दिन से ही। इसीलिए वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद इस पुलिस की नौकरी के धक्के खा रही है। ये पागल था इस अंधी, मेरा मतलब हुरुलैन के लिए इस शरीन की मोहब्बत कभी दिखाई ही नहीं दी। मैं तो पहले दिनों दोनों की शादी करवा देना चाहती थी कि अचानक वो इस फहशा को ब्याह लाया। पर अब इसकी एक नहीं सुनूंगी, शादी तो इसकी शरीन से ही होगी, वो भी इतनी बड़ी की दुनिया देखेगी। वो सरगोशियों में नूर को बता रही थी जैसे जिसके कान साए साए कर रहे थे। मुस्कान कहाँ गई होगी? इसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था। सकता टूटा, सब फिर से जोश खरोश में आ गए। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था, फिर आखिर इख्तिताम को पहुंचा इसे रूम में पहुंचा दिया गया। दाद जो गया था लौट कर नहीं आया था, जबकि नूर मुस्कुराते गहरी नींद लेने लगी। इस रूम में आखिरी रात। मुझे कहानी अभी नहीं सुननी, आप मुझे अमचल निमकी खिला दें। वो इसकी शर्ट पर नाक रगड़ते बोली। अभी? इसने कलाई में वॉच देखा जहां रात के 12 बज रहे थे। अभी से क्या मतलब आपका? नहीं खिलानी तो साफ कहें। ये आपका वक्त का एहसास दिलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो उससे गुस्ताख लहजे में बोली। ऐसे बात नहीं करते बड़ों से। आलम ने फौरी टोका। हुरुलैन हूं करती रह गई। मैं ऐसे ही करती हूँ, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही तो आसान है, दूर होकर बैठ जाए मुझसे। वो टिपटिपाई नजरों से सामने देखती बोली। अलबत्ता इसका बाजू भी थामा हुआ था जैसे अभी निकल कर चला जाएगा। वो बगैर चेंज किए बैठा हुआ था और हुरुलैन किसी नन्हे बच्चे की तरह इसकी गोद में सर के सुर्ख शर्मिंदा सी। वो निकलना चाहती थी पर अपने सामने इसके बाजों का हसार ऐसे करने की जुर्रत नहीं बख्श पा रहा था। तुम बदतमीजी से बात कर रही हो, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करते। मुझे मालूम है तुम गुस्सा हो, पर गुस्से में भी कंट्रोल करना चाहिए, वरना वो काम सर अंजाम हो जाते हैं जिनका हम होशो हवास में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी सी शहजादी अपने तमाम जज्बात पर काबिज होता कि जिंदगी का कोई भी मोड़ हो कमजोर ना कर सके। समझ रही हो ना मेरी बात? वो इसके खुले बालों पर हाथ फेरता इन्हें संवारता रहा, जबकि अन मोहब्बत से इसके लहजे की नरमाहट, मोहब्बत, शफकत सब में खोई हुई थी। यह अंदाज मुखातिब तो इसके बाप का था। वो भी ऐसे ही ठहर कर अपने नरम लहजे में से समझाते थे कि तुम मायूस ना हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोचा होगा। हाँ, जब वो आंखों के सामने अंधेरा फील करती थी तन्हाई में, तो अक्सर इस पर मायूसी के दौरे पड़ते थे और तब इसके माँ बाप को पता नहीं कैसे भनक पड़ जाती थी कि वह फौरन इसे अपने साथ में लेकर इसे समझाते थे कि अल्लाह इसके लिए बेहतर से बेहतर सोचा होगा। बाप की बातें याद आई तो वो सिसक उठी। आलम, मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। अल्लाह ने इतनी जल्दी इन्हें मुझसे क्यों छीन लिया? और मैं कुछ भी नहीं कर सकी इनके लिए। मुझसे बढ़कर कोई बदनसीब नहीं होगी। आलम जिसने अपनी जन्नत का दीदार, अभी वो कुछ कहती इससे पहले ही आलम ने इसे अपने सीने में छुपा दिया। बदनसीब नहीं कहते, वो टोक कर बोला। रोते नहीं, अगर बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं तुम्हें सुबह सूरतें पढ़ाऊंगा, वो पढ़कर इनके लिए मगफिरत की दुआ कर देना मेरी तरह। इसके सर पर बोसा लेता साइड टेबल पर बजता मोबाइल उठाने लगा। आपकी तरह? हुरुल ऐन आंखें साफ करके सर उठाकर जैसे इसे देखने लगी और ये अदा इसकी इस कदर हसीन होती थी कि आलम मोहब्बत सा इसे देखा जाता। मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी तो मेरी माँ याद आती है। इसका गाल सहलाते वो बोला और आरिफ की कॉल देखने लगा। आपकी माँ को क्या हुआ आलम? आपने कभी बताया ही नहीं। आपके मामा पापा कहाँ हैं? और सिमी वहां कैसे पहुंची थी? वो तो वहां पर पागल थी ना। पागल फिर कैसे? मतलब मासी को याद करके इसकी जुबान खुद ब खुद लड़खड़ाने लगी। कुछ बातें राजी अच्छी लगती हैं शहजादी, इन्हें याद करके सिर्फ तकलीफ मिलती है। इसका चेहरा हाथों में भरकर इसके भीगे चेहरे को बोसा लेने लगा और सटपटाकर सीने में छुप गई। आप तो बस शुरू हो जाते हैं, झनपती आवाज में कहती इसके सीने में चुटकियां भरने लगी। अच्छा, मैं शुरू हो जाता हूँ? वो इसके बाद से महजूज होता बोला, तभी हंसकर पूछा। पर हुरुलैन की तो सारी तवज्जो इसके सीने पर पत्थर जैसी जिसामत पर चुटकियां भरने में मसरूफ होती। इसके शर्ट के बटन खोलने लगी। अब क्या खाते हैं आलम? ऐसे मोटे क्यों हैं? और ये आपका गोश्त हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बुरी तरह झुंझलाकर वो अपनी कलाइयों पर चुटकियां भरती इसकी चौड़ी कलाई को पकड़े इस पर काटने लगी। वो इसकी हरकत से महबत लुत्फानंदोज होता आरिफ को बैक कॉल करने लगा। आलम, मुस्कान यहाँ से चली गई है। आरिफ की परेशान आवाज आई। कुछ देर पहले ही डॉक्टर रूम में आए थे और इसे चेकअप करने पर मुस्कान की जगह आरिफ को ऑक्सीजन मास्क में सांस लेते देखकर हैरान रह गए। जब आरिफ की हालत बिगड़ गई थी, उन्होंने जल्दी से इसे खोला। तब वो भड़का, मास्क दूर फेंककर उठा और सीधा आलम को कॉल की। आलम समझ गए कि वो कहाँ गई है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो इस काबिल है, अपना अच्छा बुरा सोच सकती है।
रही बात इसके इलाज की, तो मुझे यकीन है वो हमें तकलीफ नहीं देगी। इसकी बात सुनकर समझते आरिफ कदरे नरम पड़ गया। शायद वो कुछ ज्यादा ही कर गया था। ठीक कह रहे हैं, मैं आता हूँ। अरे पर मेरा कार्ड तो वो ले गई, अब मैं पे कैसे करूं? क्यों, इसका कार्ड कहाँ गया? आलम ने संजीदगी से पूछा। वो शायद वहीं रख गई थी, इसीलिए मेरा ले गई है। वो तैयार पर चबा कर बोला। अच्छा कोई बात नहीं, मैं किसी से भेजता हूँ पैसे देकर। इसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आरिफ ने गहरा सांस लिया। सर आपकी बहन कहाँ है? डॉक्टर पीछे था परेशानी से पूछने लगा। आरिफ ने मुड़कर इन्हें देखा। अरे आपको नहीं मालूम, आज अमावस की रात है, इसीलिए वो चली गई अपने सपेरे के पास। वो हैरान होता उन्हें बताने लगा। पर आज तो मंगल की रात है, डॉक्टर उलझकर बोला। क्योंकि आप ज्यादा पड़ गए हैं इसीलिए, कंधे झुकाकर बोलता वो डॉक्टर को जबस कर गया। इसके होंठों वाली शक्ल पर आरिफ ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। मोबाइल रखते आलम ने चौंक कर इसे सर को देखा, जो दांतों से काटने की कोशिश में थी। ये क्या कर रही हो एन? इसे मुसलसल कोशिश में देखकर वो हैरान हुआ। मैं यहाँ काटना चाहती हूँ पर मेरे मुंह में कुछ नहीं आ रहा, और ना ही चुटकियों में। ये क्या है आलम, क्या लगाया है आपने? इसने गुस्से से सूक्ष्म चेहरे से तपकर कहा। इसकी फूली नथनों को देखकर कहका लगा उठा। ये तुम्हारे में मुंह में नहीं आएंगे, ऐसा करो मेरे गाल पर काटो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी माय विच। इसका मुंह पकड़कर कहते अपने गाल पर इसके लब रखे। हूर बौखला गई। नहीं यहाँ नहीं। वो सुर्ख सी नफी करने लगी। एन मैं नहीं चाहता तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रहे, ट्राई करो वैसा ही टेस्ट आएगा। इसने सर्जिश करते मोहब्बत से कहा। वो हंस पड़ी। आपको तकलीफ होगी फिर? इसने चमकती आंखों से देखा। आलम इसकी हेर फेर करती आंखों में देखकर जी उठा। अपनी विच के लिए हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हो, ये कभी मत भूलना। इसके कहते झुककर अपने गाल इसके मुंह पर रखा। ये ख्वाहिश सिर्फ इसकी नहीं, आलम की भी बन गई थी। तभी इसके मुंह खोलकर इसके गाल पर दांत काट दिए। कुछ तेज इसकी नरमाहट पकड़कर देख वह सरगोशी में बोला। हूर ने झिझकते फौरी अमल किया। कुछ मजीद इसके गर्दन में उंगलियां डालते हुए कहा। हूर ने हंसते हुए मजा आते फिर पकड़ सख्त की, जबकि इसका दूसरा हाथ इसकी कुछ बड़ी शेव नरमी से नोच रहा था। सही ने लबों में मुस्कुराहट बाय हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और फ्रंट कैमरा ऑन करके इस खूबसूरत चुड़ैल को अपने गाल को काटने वाले मंजर को मोबाइल में हंसते हुए कैद कर लिया। इसका इरादा ये फ्यूचर में अपनी बीवी को दिखाने का था। इसके कारनामे, तुम्हें तो ताकत ही नहीं, तुम मेरे सीने में काटने लगी थी, वहां ताकत चाहिए। और वह हंसता हुआ बोला और हूर अपना मजाक लगा। आपने मुझे अभी देखा कहाँ है? अब देखें, मैं तो आप पर रहम खा रही थी, ज्यादा लग गई तो फिर। आलम की ललकार पर वह जज्बाती होती बोली। अच्छा। वो हंसता हुआ और को मजीद तपाने लग गया और इसने पूरी कुव्वत से इसके गाल पर दांत काट दिए। आलम कहका लगा उठा। ऐसे ही खड़ा होता कदावर आईने के सामने आया। अब देखा, वो खुश होती उंगली इसके गाल पर फेरती हुई खिलखिलाई। आलम ने हंसते हुए अपने गाल पर सुर्ख दांतों के निशानों पर जाबिज लुटाती हंसी डालकर इसके नाक से नाक रगड़ी। चलो, इसी खुशी में आज तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा तीखी, एक्स्ट्रा खट्टी, मुनासिब नमक वाली एक्स्ट्रा अमचल निमकी खिलाऊं। वो इसके ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर अपने बटन बंद करता, आसी ने फोल्ड करते इसे अपने साल में लिया और रूम से निकला तो सब सोए हुए थे। मैंने सिमी से कहा अमचल निमकी का, तो वो हंसने लगी। ये क्या बला है? अब बाप बताएं। आलम, ये बला है भला? वो काउंटर पर इसके सामने बैठी पाँव झुलाकर बोली। सिमी ने कभी देखी नहीं ये डिश, इसीलिए कह रही थी। तुम सैड मत हो, मैं इसे दिखा दूंगा। हाँ ये सही है। वो सर हिला गई। आलम एप्रन बांधा, मतलूबा चीजें निकालना फ्रिज में से। सबसे पहले सुर्ख मिर्च का पेस्ट उठाया और फिर इमली का। वो जल्दी से हाथ चलाता, बीच बीच में इससे भी बातें करता रहा, बल्कि इसे ज्यादा बातें बनाने पर उकसा रहा था। आपको मालूम है आलम, मैंने रात को जिन देखा। अचानक वो बोली। आलम पलक को रुका और फिर हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? वो दिलचस्पी से पूछता। इमली के गाढ़े पेस्ट से उंगली भरकर इसके लबों पर फेरी। इसने जैसे ही जुबान फेरी सटपटा गई। होना क्या था? वो मुझसे इजहार करने आया था, पर पास आपके पास सोया देकर भाग गया। वो कहती दोनों हाथों की ताली बजाकर खिलखिलाई। भाग क्यों गया? वो सरसरी सा पूछता, दिमाग में इसके जिन को जलाने का मंसूबा बना रहा था। वो इसलिए क्योंकि इसने देखा कितनी हसीन, इतनी प्यारी परी दियोकी की याद में सोई हुई है। वो भाग गया। वो अपनी बेमकसद बेबुनियाद बातों पर खुद ही क्या क्या लगा रही थी। आलम समझता सर हिला गया। वो चमचा भरकर फूंक मारते इसके पास आकर लबों से लगाया। हुरुलैन मुंह में लेते हलक से उतारा। दिल में गुदगुदी सी होने लगी खाकर। आलम ने गौर से इसके तासुरात चेक करा था। ये देखकर कौन सा सांस लिया इसने कोई नापसंदगी वाला तासुर नहीं दिया था। आलम रूम में चले, वहीं खाएंगे। वो धरकर बोली। इसे क्या इख्तलाफ हो सकता था? सर हिला दिया। वो लाउंज से गुजरा तो वहां
पकड़े निकलती रिमशा को देखा। वो इन दोनों को देखकर फिर आलम के हाथ में ट्रे देखती सर झुका गई। क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? वो इससे मुखातिब हुआ और रिमशा चौंक गई। मैं तुमसे हूँ, क्या तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? वो कुछ रौब से बोला। रिमशा ने फौरन इस बात में सर हिला डाला। मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ, मेरी बीवी के दोनों हाथों पर लगाओ। वो हुरूलैन की जानिब इशारा देता बोला। अभी? पर मेहंदी। वो इस पागल इंसान की बात पर शशदर थी। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं मंगवा लेता हूँ। अभी रात का 1 बजा है, कहीं से मिल जाएगी, तुम माइंड सेट करो अपना। और इससे बहुत प्यारी मेहंदी लगानी है। वो बाबर करवा कर हुरूलैन को लेता अंदर की सिमत बढ़ गया। और फिर हकीकत में ही कुछ देर में एक आदमी हाथ में मुख्तलिफ मेहंदियों की शॉपर लिए खड़ा था। रिमशा ने दुपट्टे से चेहरा साफ करते सर हिलाया। इससे ज्यादा पागल इंसान कोई नहीं हो सकता। रात के 1 बजे बीवी को मेहंदी लगवा रहा है। और वो नवाबजादी खुशी से खिलखिलाती इससे चिपकी हुई थी। अच्छी लगाना। कुछ देर में हुरूलैन को लेकर लाउंज में आया और जहां आदमी मुअद्दब खड़ा था इसे जाने का इशारा देते वो रिमोट लेकर बैठा और इसके पास हुरूलैन को बिठाया, जो काफी पुरजोश लग रही थी मेहंदी लगाने के लिए। आलम बावर करवाकर एलईडी की जानिब मुतवज्जो हो गया जब तक वो फ्री हो जाए। हूर का दिल किया अब इस खुशी में वो इन दोनों गालों पर दांत गाड़े। वो बता नहीं सकती थी कितनी खुश थी। काश इस पल मिस नहीं होती, इसे मेहंदी लगाते देखकर काफी खुश होती। वो शायद खुद ही लगाती इसे मेहंदी। आरिफ की आंख मुसलसल कॉल की रिंग पर खुली। अभी 4 बजे थे। वो तहज्जुद कुछ देर पहले पढ़कर सोया था, पर आलिफ की कॉल देखकर वो चौंका और संभल कर बैठते मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ आलिफ मुस्कान के बारे में पूछ रहा था। तुम्हारे घर में खैरियत है? कोई परेशानी तो नहीं? आरिफ ने परेशानी से इस्तफार किया। पर यहाँ से तो जा चुकी थी रात ही, क्या वहां नहीं आई? ये क्या बकवास है आलिफ, वो वहीं आई है। इसका दिमाग भग से उड़ गया और वह बगैर स्लीपर्स पहने रूम से बाहर निकला और मिसी के रूम की तरफ भागा। मुस्कान के रूम को खाली देखकर इसकी आंखों में कहर उतर आया और वह कैसा गजब से गरजा। क्या तुम्हारे भाई ने इसे कुछ कहा? इसके लहजे में शोलों की लपक थी। आलिफ गहरा सांस भरते कनपटी दबाने लगा। इसके भाई की मुस्कान से शादी होने पर इसने सोचा था, इसकी टूटी बिखरी लड़की जो अपनी शख्सियत अपना भूलकर लोगों से खाइफिन की नजरों की हवस से डरकर हथियार उठाने वाली इसका भाई तहफ्फुज मान देगा। वो गुंडी से एक प्यारी सी मासूम लड़की बन जाएगी। पर इसके भाई ने इसकी सारी सोचें गलत साबित कर दी थी। वो एक अक्लमंद संजीदा शख्स था, समझ सकता था, मुस्कान को संभाल सकता था। जिस तरह आलम ने ऐन से जबरदस्ती शादी करके इसे खुद में समेट कर अपनी शख्सियत का असीर बना डाला था, इसका भाई भी कर सकता था। एक तरफ इसका भाई गलत था, इस रिश्ते बनाया था तो इसे निभाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ से वो गलत भी नहीं था, अपनी जगह सही था। बुरहान इल्वी को मुजरिम से सख्त नफरत थी। फिर एक ऐसे वजूद की जिंदगी में आना जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ ये जानता था वो लोगों को मारते हैं, जान से कत्ल करते हैं, इन्हें बुरी तरह दरिंदगी निशाना बनाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, इसकी बंदिश तोड़ते हैं। यहाँ इसका ये अमल आम था। दोनों तरफ से लाताल्लुकी थी, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। मिसी पाबंद थी, जब तक किंग पकड़ा नहीं जाता अपनी जात के बारे में खुद से भी सरगोशी नहीं करनी। ये ना सिर्फ आलम बल्कि ऊपर से अहकाम थे, पर इसे सईद आलम के हुक्म को जिंदगी में पहली बार ना मानने और बुरहान विल को बता दिया था कि मिसी लेडी बॉस है। बुरहान चाहते ना समझता हुआ आलिफ इल्वी समझता था, क्योंकि इसे भी तो मोहब्बत थी और मोहब्बत की खुशबू तो हजारों में पहचान जाता था। इसने इसी दिन मिसी के लापरवाह अंदाज में अपने रूप के बारे में जिक्र करते इसके लहजे में आंच पाई थी जज्बों की। वो लापरवाही में इसने अपने आप को इस पर आश्कार कर दिया था कि वो मिसी है, मतलब वो इससे मुखलिस होना चाहती थी। काश दोनों एक दूसरे को समझते। कसूर दोनों का नहीं था। जिस रिश्ते में मान, इज्जत, मोहब्बत, एक तरफा शक की आंच पाई जाए, वो रिश्ता कभी पाया तकमील को नहीं पहुंचता, कभी अपनी खुशबू नहीं फैलाए, बल्कि इस फूल की तरह 2 दिन खिलकर तीसरे दिन मुरझा जाए। इन्हें टूटना ही था। अब देखना यह था कैसे बुरहान इल्वी मुस्कान को पाता है और मुस्कान कैसे इसका दिल जीतती है। सोचकर इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट भी गगरी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आलिफ, अगर मेरी बहन हर्ट किया होगा तुम्हारे भाई ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मुझसे शिकवा मत करना, माइंड इट। गाड़ी में बैठते वो धाड़ा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है अजल। इसने इसे ठंडा करना चाहा। आरिफ सुर्ख रंगत से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सोचकर इसका जबड़ा तन गया। दुआ करो आलिफ सब ठीक हो। मेरी बहन ने शादी के लिए नहीं कहा था, वो इससे खुद आया था इसके पीछे। अगर इसने जरा सी भी तकलीफ दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हस्ती मिटा दूंगा एसीपी की। गाड़ी वहां से निकालते हुए इसे बर्फीले लहजे में कहता मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक गया। आलिम को इसके लिए नहीं बताया गया था। अगर वो जान जाता तो फिर आलिफ को शिकवा होता, और अगर इसकी बहन इसे किसी दुख में मिली तो वो आलम को आगाह करने से पहले ही बुरहान को मिटा देगा।
साहिल का मौसम रात के तीसरे पहर काफी यख था। चांद की सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैली हुई थी। ऐसे में ठंडी ठंडी हवाएं समंदरों की लहर से टकराकर इसके वजूद से टकरा जाती। आबोताब से चमकते चांद की सुनहरी लहरें इसके बालों से टकराती इन्हें मजीद सोने जैसा बना देती। खिलदास अप्सरा रात के इस पहर समंदर के किनारे तन्हा बैठी हो। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है सोने जैसे। भारी गमगीन सरगोशी इसके कानों में गूंजी। आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगे गालों पर। कांच के टुकड़ों की सूरत बिखर जाते। मैं वाकई बहुत बुरी हूँ बुरहान इल्वी। मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक कोठे वाली की बेटी हूँ जो तमीज इज्जत के दायरे एहसास से नावाकिफ है। मैंने खुशी से तो हथियार को नहीं उठाया था स्वामी। तुम आते मुझे यकीन दिलाते कि मैं कोठे की हूँ जरूर, पर मैं हवस के लिए नहीं, बिस्तर गर्म करने के लिए, इज्जत के लिए बनी हूँ। तो मैं कभी ऐसा नहीं बनती। तो मुझे ये यकीन दिलाते मैं एक माँ के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बीवी बनने के लायक हूँ, तो मैं कभी ऐसे ना होती। तुम मुझसे पूछते कि मुस्कान, तुम्हारे लबों की मुस्कान सच है या सिर्फ एक फरेब, तब भी मैं ऐसी ना होती बुरहान। तुम मेरा कभी मोहब्बत से हाथ थामते तो मुझे अपना हमसफर पाते। कभी मुझसे हथियार लेकर कहते मैं हूं तो मैं अपना आप तुम पर फना कर देती। पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी एसीपी। तुम्हें कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने आपसे तुम का सफर क्यों पलों में तय कर लिया। क्यों मैंने आपसे सफर शुरू किया था और तुम पर इख्तिताम किया। वो सिसक उठी क्योंकि एसीपी तुमने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरा सौदा किया था। तुमने बीवी लफ्ज अपने साथ जोड़ने के लिए खरीदा मुझसे अपनी पहचान का सौदा किया, मुझे बीवी बनाया अपने मतलब का शोपीस बनाने के लिए, अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए मेरी जात का तमाशा लगाया। अभी किस लिहाज से ये मुस्कान तुम्हारी इज्जत करे? क्या मैं इज्जत के लायक नहीं? अल्लाह बीगी सरगोशियों में चांद से नजरें हटाकर अब आसमान को देखती पूछने लगी। मैंने दुनिया के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। मैंने तो बस आपको अपनी कमजोरियां सुनाई हैं कि मैं इससे इश्क करती हूँ। मैंने इसे कहा था वो जुनून है मेरा, पर आपको तो मालूम है वो मेरा इश्क है। क्या ये काफी नहीं कि आप जानते हैं मैं कमजोर हूँ? क्या ये काफी नहीं मेरी जात बेनिशान है, इन बिखरे कांचों के टुकड़ों जैसी जिन्हें समेटने में जख्म मिलते हैं, तकलीफ होती है। मेरे लिए तो यही काफी था। आप मुझे जानते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था खुद को बयान करने के लिए बिखरना पड़ेगा। आपको तो मालूम है मैं सिर्फ आपके सामने बिखरती हूँ, तो कैसे हो जाऊं बेमोल, जरा बताएं। वो सिसकियों में अपना तो बयान करती फूट फूट कर रोती घुटनों में मुंह छुपा गई। मैं चली जाऊंगी इसकी जिंदगी से क्योंकि मैं अपनी माँ की कही बात सच साबित नहीं करना चाहती, सच्चा नहीं बनाना चाहती। वो सही थी कि मैं निकाह के काबिल नहीं। सच में आज एसीपी ने मुझे निकाह के काबिल नहीं समझा। मेरा भरम राय कायम रखना मेरा मौला। मेरी माँ को कभी मत बताना कि मुस्कान तलाक लेते लेते बची है। इस पर यही आश्कार करना कि एक इज्जतदार ईमानदार पुलिस वाले की बीवी है और हमेशा रहेगी। पर मैं झुकूंगी नहीं। दुनिया भले ही मुझे कसूरवार समझे, मैं नहीं झुकूंगी क्योंकि जब एसीपी नहीं था तब मुस्कान को मिसी ने सहारा दिया था और मैं इस मिसी को नहीं मार सकती क्योंकि वो सिर्फ खुद की नहीं काफियों की आस है, इन बहती तड़पती आंखों की उम्मीद। वो रोती अपने अंदर का गुबार हमेशा की तरह समंदर चांद हुआ हवा में पानी की मौजूदगी में निकालती। अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तुम मेरा इश्क हो मजबूरी नहीं बुरानी भी। तुम ला हासिल भी रहोगे तो इश्क ही कहलाओगे। अगर खुद से मुकर गई तो बेवजूद बेरूह कहलाऊंगी। पीछ पर रखे अपने कोट से बबल निकालते रैपर से आजाद करवाकर मुंह में डालती। कुछ देर बाद बेफिक्री से आसपास के मंजर को देखती रही। दूर दूर तक समंदर की लहरें फैली हुई थी। मुस्कान! अरे को यकीन था वो इसे यही मिलेगी, तभी गाड़ी का पहला रुख साहिल समंदर की तरफ मोड़ा और इसकी तवक्को के मुताबिक वो इसे यही मिली थी। वहीं मुस्कान इसके आवाज पर चौंकी और जल्दी से चेहरा हाथों से साफ करते मुस्कुराहट के साथ गर्दन मोड़कर देखा तो वो लंबे डग भरता इसकी सिमटा आ रहा था। बेचैन तड़पा वो सीधी होकर बैठी, कप के अपने सुखड़े सिमटे लबों को वजूद से सीधा किया और पांव ठंडे पानी की लहरों में डाल दिया। मिसी भाई की जान, तुम ठीक हो? वो पास बैठता इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर माथे पर बोसा देने लगा और चेहरा सीने में तड़प कर छुपा दिया। भाई को बताओ क्या तकलीफ है मेरी जान को? इसका सर सहलाते वो पूछने लगा जबकि मुस्काना सुदा मुस्कुराहट से इसके सीने में सर रखे नफी में सर हिलाती इसकी शफकत को महसूस करने लगी। मुझे क्या तकलीफ हो सकती है आरिफ? किसी में हिम्मत नहीं मुझे तकलीफ देने की। वो सर उठाए से देखती बोली और आरिफ इसकी सूजी भीगी आंखों की कांच के टुकड़ों में बटी किरचियां देखता लब भीज कर आंखें मीच गया। तुम इतनी पत्थर क्यों हो मिसी कि अपने भाई को भी अपनी तकलीफ में शामिल नहीं करना चाहती? बताओ मुझे, इसी में तुम्हें तकलीफ दी है? मुझे बताओ मिसी, वैसे गद्दी से पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। बोलो कुछ। वो बोला नहीं, घन गरज कर बरसा था। मुस्कान खामोश से इसका कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। कोई कुछ नहीं कह रहा आरिफ, तो मेरे शोहर से जलो नहीं, वो अच्छा है। हंसकर कहते इससे लगा इसके हलक में पत्थर का गोला फंस गया और जिससे आवाज गई
आंखें भी बरसने को तैयार थी, पर लबों पर वही फरेबी मुस्कुराहट थी। तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं खुद ही एसीपी से पूछ लूंगा। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और बिफर कर वहां से जाने लगा कि मुस्कान ने बताकर इसका हाथ थाम लिया। शोर मत मचाओ आरिफ, मुझे मेरे वकार से जीने दो। शोर करोगे तो मुझे मजीद कमजोर समझेगा। मेरी खामोशी ही काफी है इसके लिए। झटके से वापस बेंच पर खींच के गिराती खुद इसकी गोद में सर रखकर सुकड़ी बेंच पर लेट गई। आरिफ ने शशदर होकर अपनी बहन का यह बदलाव देखा। इसका दिल क्या फूट फूट कर रोए। क्या आज फिर मैंने तुम्हें तकलीफ से नहीं बचा पाया मिसी? वो भारी आवाज में बोला और हाथ इसके सर पर फेरने लगा। मुस्कान ने इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, जबकि आरिफ ने अपना कोट उतार कर इसके ऊपर डाला था। नहीं बेवकूफ, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, पर थोड़े कमीने हो। वो खिलखिलाई। आरिफ ने कमीने पर आंखें फैलाई। अबे छोड़, हमें ये चलता है, बहन हूं तेरी। वो इसकी गुस्से भरी आंखों से मुतासिर होती इसकी उंगलियों को देखने लगी। सच में बहुत बदतमीज हो मिसी, वो दांत पीसते बोला, जिस पर मुस्कान खिलखिलाकर हंसी। ऐसे हमने एक वादा किया था, याद है? इसने कोठे में किया जाने वाला वादा याद किया तो आरिफ झुककर इसके सर पर बोसा देते सर हिला गया। कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, चाहे कोई कितना ही तोड़े हमें। दोनों ही एक समान होकर बोले और कहका लगा उठे। वाकई दोनों सब कुछ झेल कर कहके लगाने वालों में से थे। तुमने स्पेन का कहा था, याद है? वो उठ बैठी और सीरियस अंदाज में बोली। आरिफ चौंक कर इसे देखने लगा। हाँ याद है, एक मुझे को ऊपर पर जाना है जो यहाँ से भागा है। ठीक है, आज 6 बजे की मेरी टिकट बुक करवाना, ये नेक का मैं ही करूंगी। इसकी नजरें इसकी तरफ घूमती हुई थी। मिसी, अरे प्लीज, मैं खुश हूँ, खबरदार। जो आलम को कुछ बताया है या बुरहान के साथ खुद कुछ किया, तुम जानते हो इसे तकलीफ दोगे तो अपनी बहन की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो मुझे अब यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। फुर्सत लहजे में कहकर उठी और उंगली से आंसू साफ करती उठी। इसे सामने करते चांद की तरफ फूंक मारी। काश मैं तुम्हें गला घोट कर मार देता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरी तकलीफ का मुस्कान। तुम ऐसे बचाना चाहती हो जिसे तुम्हारी जरा भी बराबर कदर नहीं। तुम मुझसे कहो तुम इससे प्यार नहीं करती, फिर मैं इसे बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। वो चिल्लाकर वहां से बोला और इसके कंधों से झगड़ा। मुस्कान इसके सुर्ख लहू पड़ती आंखें देखकर गहरा सांस भर गई। मैं बुरहान इल्वी से मोहब्बत नहीं करती आरिफ। आरिफ के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। मैं बुरहान इल्वी से इश्क करती हूँ, वो शरारत से कहती खिलखिलाई और आरिफ के बिगड़े खूंखार मिजाज देकर वहां से भागी। रुको मिसी, वो हंसता सर नफी में हिलाता बैंड से अपना कोट उठाए इसके पीछे भागा। समंदर की ठंडी रेत पर दोनों भाई बहन अपने पांव को चाप छोड़ते खिलखिलाए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जबकि दूर गाड़ी में बैठा आलिफ मुस्कुरा रहा था इन्हें एक दूसरे को पानी की छींटे मारते देखकर। दूर सुबह का सूरज आसमान पर गहरी सुनहरी बिखेरने लगा। आलम विला में सईर आलम की गोद में सर रखी सोई हुई लैन अंगड़ाइयां लेकर बेदार हुई, जबकि टेबल पर पांव रखे सोफे की बैग पर सर टिकाए अपने बाजू पर हुरू लैन की दोनों कलाइयां टिकाए वह सो रहा था और इसकी अंगड़ाई लेने आलम ने आंखें खोली। जब सामने नजर इसके किस्म सांधी बड़े वजूद को देखा। रात मेहंदी लगाते काफी देर हो गई थी और जब रिमशा लगाकर चली गई तो आलम इसे लेकर रूम में आया और अब इसके सूखने की टेंशन थी। तभी ही खुद सोफे पर बैठा इसे लिटा दिया और इसका सर गोद में रखते दोनों कलाइयां अपने सामने बाजू पर टिकाई और ऐसे ही ना जाने कब दोनों सो गए। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी, झुककर इसके माथे पर बोसा देते वो उठा और बेड पर डाला। ब्लैंकेट डालकर खुद फ्रेश होने चला गया। मेहंदी इंतहाई खूबसूरत थी। आलम इसके हाथों को देखता कई बार महबत हुआ था। वो जॉगिंग के लिए रूम से बाहर जाकर लाउंज में दाखिल हुआ। तभी नजरें मुस्कान पर पड़ी। वो कुछ चौंका, वजह इसके हाथ में बैग, ब्लैक पर व्हाइट दायरे वाली स्कर्ट, ब्लैक टॉप पर लॉन्ग कोट पहने, जॉगर्स में सुनहरी बालों वाली वो लड़की उजलत में सफेद कांच के गिलास में जूस पीती किचन से निकली। वो जेब में हाथ फंसाकर खड़ा हो गया और मुस्कान गड़बड़ा गई। मैं आपका ही वेट कर रही थी। इसने गला कंगार कर आलम को मुखातिब किया। वजह आप रुचकाते चेहरे को जुम्बिश थी। मैं एक केस के लिए स्पेन जा रही हूँ 15 दिनों के लिए। कुछ देर में फ्लाइट है तो सोचा आपको बता दूं, आरिफ से बात कर ली है, क्या इजाजत है? वो बैग छोड़कर चलती हुई इसके सामने आई, लाड से लब दबाकर सर कंधे पर टिका दिया। लाउंज में दाखिल होती सिमी भी मुस्कुराई इस प्यार भरे मंजर को देखकर। अगर तुम अपनी मर्जी से जाना चाहती हो तो जाओ, अगर मजबूरी में जा रही हो तो वो मजबूरी मुझे बताओ। इसका चेहरा हाथों में भरकर वो इसकी आंखों में देखने लगा। मुस्कान ने हट बढ़ाकर इनकी बुरी आंखों की ताब ना लाते हुए नजरें फेर ली। मजबूरी कोई नहीं मुझे आलम, कुछ फ्रेश एयर दिमागी सुकून के लिए जा रही हूँ तो सोचा ये काम भी कर दूं। इसके बताने पर आलिम ने इसका गाल थपथपाकर सर पर बोसा दिया। मुझे उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगी, वो कहता वहां से निकला और मुस्कान ने कब अपना रुका सांस बहाल किया और फिर वो नमी आंखों से लिए मुस्कान से गले मिलकर रिमशा के पास आई।
तो मेरे बच्चे की डॉक्टर हो, ख्याल रखना इसका। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, पर रहूंगी इसके पास। खबरदार इसे हर्ट करने की कोशिश की। वो इसे देखते वार्न कर रही थी, जबकि रिमशा का सहमा रूप देखकर आरिफ ने नागवारियत से अपनी बहन को देखने लगा, जो बिला वजह ही इससे खाइफ हो रही थी। ओ बच्चे की अम्मा, डॉक्टरनी जी को मत सहमाओ, वो बहुत अच्छा ख्याल रखती है, तुम अपना ख्याल रखो बस। आरिफ के कहने पर वो हूं करके गर्दन अकड़ाकर सीढ़ियां चढ़ती रूम में दाखिल होती और नजरें सीधा ब्लैंकेट पर रखे इसके हाथों पर के जहां मेहंदी लगी हुई थी और वह गहरी नींद में थी। मुस्कान आंसुओं का गोला सीने में उतारकर घुटनों के बल इसके पास बैठी और वह बेखुदी में देखने लगी। तुम्हारा सब कुछ हो मेरी जान। झुककर इसके सर पर बोसा देते वो अपनी हिचकियां दबाने लगी और वह जोर से मुंह पर हाथ टिकाकर दरवाजे की तरफ देखा। ये शुक्र था ये आलम का रूम था, यहाँ कोई नहीं था, वरना वो अपने भाई का भी जब्त तोड़ देती। कुछ देर बाद मुंह पर हाथ हटाकर इसने गहरे सांस भरे और फिर झुककर इसके चेहरे को बोसे में लिया। मीसनी, और झपट कर आंखें खोल के खुशी से बोली, तुम कब आई? मुझे बताया नहीं। देखो मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कब की तुम्हें दिखाने वाली थी। वो खुशी से जागती उठकर बैठी, जबकि मुस्कान इसके हाथ पकड़े बेआवाज रो रही थी। सोचो मैं फिर आकर देखूंगी, क्योंकि इनका रंग काफी गहरा है, मेरे आने तक नहीं उतरेगा। इसे लटाकर वहां से निकलती चली गई, जबकि हूर बौखलाई मीसनी मीसनी करती रह गई। हैं, इसे क्या हुआ? इसे जगाकर प्यार देती चली गई। वो वापस लेटती पर सोच सी बोली, मैं इतनी उम्मीदें लगाई बैठी थी मीसनी पर, तुमने तो ठीक से डिजाइन नहीं बताए कि कैसी है। वो उदास हो गई और इसमें उदासी इसकी रूह को उदास कर दिया, पर दर हकीकत तो ये उदास लड़की ही थी जिसके गीत छोड़कर वहां से निकलती चली गई थी। भी मुझे यकीन है हम फिर नहीं मिलेंगे। आखिरी अनाउंसमेंट सुनते आलिफ और आरिफ को बाय करती सोचती वह इनकी नजरों के सामने से गायब होगी। पीछे आरिफ इसकी तकलीफ को महसूस करते आंसुओं का फंदा हलक में उतारते नजरें फेर गया। कुछ रिलैक्स होने दो इसे, फिर कुछ सोचते हैं। आरिफ के कंधे पर हाथ रखते वो बोला, इंशाल्लाह। वो सर हिलाता अपनी गाड़ी की सिम चला गया। एक ही तो बहन थी, वो भी इतनी तकलीफ में। क्या हुआ अभी? रूम में अति से पूछने लगी, जो मोबाइल पर हाथ थमे से घूर रही थी। पी की आवाज पर चौंक कर इनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, तो क्योंकि अपिया ने माजरत कर लिया शादी में आने के लिए, क्योंकि इन्हें अर्जेंट हवेली जाना पड़ रहा है। आगा जान की हालत खराब हो गई थी। इसे गहरा सांस भरते मायूसी से बताया, अच्छा फिर कहा नहीं कब आएंगी? भी इनके गांव से थी और इन्हीं के वसीले से नूरुलैन और नूरुलैन की दोस्ती तकवा से हुई थी। हाँ कहा है, प्रॉमिस वलीमे पे आएंगी। वो मुंह सोड़ते बोली और बेड पर गिर गई। अच्छा दिल बड़ा करो, आएगी तो सही ना। वो इसके पास आकर बैठी। नूरी ने देखती मुस्कुराई और इनके कंधे पर सर टिका दिया। बाहर से ढोलक की आवाज जोरों शोरों से आ रही थी। खानदान तकरीबन आधा उमड़कर घर में आया था। घर में अभी से पाँव रखने की जगह नहीं थी। रात को इसकी रुखसती थी और महफिल अरूज पर थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। बेड पर इसका गोल्डन सुर्ख इम्तिजाज का भारी लहंगा रखा और साथ हैवी ज्वेलरी, कंगन, चूड़ियां, पाजेब, नथ हीरोइन से जुड़ी हुई थी। ब्यूटिशियन कुछ देर में पहुंचने वाली थी, क्योंकि तैयारी करते काफी देर होने वाली थी। अभी दिन के 2 बज रहे थे। नूर चौंकी जब अचानक दरवाजा खुला और रिचल में दादा अंदर दाखिल हुआ। भी और नूर ने हैरत से इसके चेहरे को देखा। वो मुस्कुराया। नूर चमक कर सर झुका गई। दाद तुम यहाँ बेटा? भी बुखला कर खड़ी हुई। तब दाद होश की दुनिया में लौटा और जनाब गया। इसके सामने कुछ काम था भी 2 मिनट के लिए। इसके कहने पर भी नूर की हवाइयां उड़ते चेहरे देखकर सर हिलाकर वहां से निकली। बी के जाते ही वो लपक कर इसके पास है। तुम पहले से ज्यादा हसीन होती जा रही हो। ये मेरी नजरों का बहकावा है बोनी। इसके रुख मोड़ते पर दाद झुककर कान में सरगोशी करते फूंक मारने लगा। प्लीज दाद जाएं। वो सट पटाकर बाथरूम में भाग गई और दाद कहकर लगा उठा, ये क्या खुश होने के लिए काफी नहीं था? वो इस रिश्ते से खुश थी, इसीलिए शर्मा रही थी, इससे छुप रही थी बगैर चीख चिल्लाहट के। कुछ सोचते सर हिलाकर वो अपनी वॉच ढूंढने लगा। साइड टेबल पर ना पाकर सिलवटे माथे पर सजाकर दराज में ढूंढने लगा, पर वहां से भी नाकाम। इसने फिर से टेबल को देखा। गुस्से से सब कुछ नीचे फेंककर वॉच ढूंढता रहा। ये क्या कर रहे हो दाद? आवाज भागता ठाक की आवाज से रूम में आती बोली। जहाँ इसका रूम बिखरने लगा था वहीं वो खौफ से सहम रही थी इसकी बिफरी हालत देखकर। नूर, यहाँ मैंने वॉच रखी थी, कहाँ गई? वो सोफे ड्रेसिंग टेबल के दराज में और क्लीन बेड के नीचे ढूंढता हुआ इसके पास और लहू रंग आंखों से इसके खून से फैली आंखों में देखते पूछा, वो वार्डरोब में रखी है मैंने। रोने की पूरी तैयारी करते हुए वार्डरोब की तरफ इशारा किया। आलिफ से छोड़कर लपक कर वहां गया। नूर तासुफ से इसकी पुश्त को देखती आंखें मसलने लगी। वार्डरोब खोलते ही वो अंदर कपड़े निकालता देखता रहा कि अचानक नजर पड़ी इस पर। ओह शुक्र है मेरी जान, मेरी तो बुरी हालत होने वाली थी, तुमने बचा लिया। दाद अपनी घड़ी सलामत नूर के पास यूं संभाले देखकर कलाई में बांधता अपने पास आया। इसके पास आया और माथे पर बोसा देते आंसू लबों से चुनकर इसे सीने में भेज दिया। ऐसा क्या है घड़ी में दाद? वो हिम्मत करते इससे दूर होते कर बोली। इसमें दाद चलती वो चलता हुआ इसकी घड़ी को देखा। बस सिर्फ घंटों का इंतजार।
जब तुम मेरी शरीके सफर बनकर मेरे रूम में आओगी तो हर चीज तुमसे शेयर करूंगा, बहुत कुछ जो तुमसे छुपा हुआ है, ठीक है? ये कहते इसकी आंखों में देखकर अचानक ही झुककर इसके फड़फड़ाते सुर्ख लबों को नरमी से छूने लगा। नूर बौखलाकर पीछे भागी। और तो ऐसा नहीं चलेगा। इसे पीछे से सार मिलेकर जब मुझसे चूट ले मैं कहते कान की लू को छूना चाहा। नूर मचल उठी। दाद प्लीज। और सांसों के बेरतब होने पर मुश्किल कहती इसके सार से निकली। दाद इसके ब्राउन कपड़ों में सरापे को देखते वहां से जाने लगा। अच्छा सही, डरो नहीं, बस रात का इंतजार करो, आज तुम गई मेरे हाथों। मानी खेजी से कहता वहां से हंसता हुआ चला गया। जबकि इसके जाते ही नूर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। वो भागकर दरवाजे के पास आई और लॉक करके चीजें समेटने लगी। साथ ही रूम सवार कर वो मुस्कुराते हुए बाथरूम में गई। वहां से छुपाई हुई वॉच निकालकर इसे हंसती देखने लगी। सुबह इसे वॉच जब मिली तो दांत की परवाह किए बगैर इसने इसके सीक्रेट एजेंट को जल्दी से तस्वीर बनाकर भेजी और 12 बजे के वक्त तकरीबन इसे ऐसे ही दूसरी वॉच आ गई थी और इस एजेंट से बात करके सब कुछ समझती हुई वॉच उठाए इसे देख रही थी। चलो पहले शुरुआत करते हैं आरिफ के एंड की। वो खिलखिलाती हुई दुपट्टे में वॉच छुपाकर स्लीपर्स पहनती रूम से निकली तो सामने ही फूलों के थाल पकड़े खानदान की 2 लड़कियां इसे देखकर मुस्कुराई। बुरहान भाई घर में है? इसने वहां से गुजरते मुलाजमिन से पूछा और सर हिलागी। जी बीबी जी, वो फेरी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इनके पास बैठे हैं, हिल भी नहीं रहे। इसका जवाब सुनते ही नूर ने सर हिलाती आगे बढ़ी। बाबा आप भी मोहम्मद से नाराज हैं? बुखार की तपिश की वजह से इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। मासूम वजूद के साथ बुरहान के आगोश में पड़ी बड़बड़ाई। अभी डॉक्टर से चेकअप करके दवाई देकर गए थे और हिदायत भी दी थी कि बच्ची को टेंशन से दूर रखें, इन्हें खुश रखें। पर मुस्कान के जाने पर इसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अभी आसिया बेगम यखनी बनाई से खिला कर गई थी पर इसने आंसुएं नहीं रुक रहे थे। इसे अपनी मामा के हाथ से खाना था जो नाराज होकर बगैर इसे किस किया कर चली गई थी। नहीं बेटा, मैं आपकी मामा से नाराज नहीं हूँ, इसने मोहब्बत से कहा। तो बाबा वो कहाँ गई? इन्हें बताएं, इनके छोटा पैकेट को बुखार है, मैं इनकी बाहों में सोना चाहती हूँ। बाबा इन्हें बुलाया लाएं। आप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरी एंजल है ना। वो बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर देखती सिसक कर बोली। बुरहान ने सुनकर सख्ती से लब्बे बस्त कर लिया। मम्मा एक काम से गई हैं, जल्दी आएंगी अपनी बेटी के पास और इसे खूब सारा प्यार करेंगी, देखना रात के जब आएंगी और तुम्हें मुझसे छीन कर सो जाएंगी। वो इसके आंसू साफ करता मोहब्बत से बताने लगा। फेरी की आंखें चमक उठी। सच में बाबा? वो मुझे कल की तरह छोड़कर नहीं जाएंगी। वो उठकर बैठी। जी मेरा बच्चा, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। इसके गाल पर बुस्सा लेते हुए वो बोला। वो इसकी हालत के जरा से झूठ दिलासे देने लगा और वो संभल कर बहल जाए। और वही हुआ, वो सच में खुश हो गई थी। रोना भूलकर ख्यालों में गुम हो गई। बुरहान लब भीज गया। इसे मालूम था मुस्कान ने हमेशा अपने पेशे को तरजीह दी थी और इसे अव्वल रखा था। वो मानता था इसने 1 माह का निकाह कॉन्ट्रैक्ट किया था पर इसे अपनी जिंदगी में आने का हक तो दिया था। वो इसे ताकत और अहमियत दी थी जिससे वो बड़े हक से इसके दिल में दाखिल हो सकती थी, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई कोशिश, कोई पहल नहीं की। वैसे भी वो क्यों इस मुजरिम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए जिसे इंसानों पर तरस नहीं आता। कल क्लाइंट के पीछे अपने आप को खत्म कर ले तो क्या रहेगी इसकी फैमिली। अगर तुम ये काम नहीं छोड़ सकती, सच का साथ नहीं, बुराई से लड़ नहीं सकती, मुस्कान तो मेरी जिंदगी में सच में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम इस काबिल नहीं हो मैं तुम्हें चाहूं क्योंकि तुम एक बेरहम लड़की हो, बुराई शर फैलाने वाली। वो सोचकर लपीच गया। बाबा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती पर मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। बाबा वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे पप्पी देती हैं, बाहों में भरकर सुलाती हैं, जब पीठ पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। वो मुस्कुराती आंखें मसलकर बताने लगी। बुरहान हैरान रह गया। कब एक्सरसाइज करती थी? वो बेसाख्ता पूछ बैठा। फेरी खिलखिलाकर हंसी। ये मामा और मेरा सीक्रेट है, उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताना, पर आपको बता देती हूँ क्योंकि मामा भी आपको बता देती। वो चहकती बोली। बुरहान सर हिलाने लगा। जब आप ड्यूटी चले जाते हैं ना, फिर मामा मुझे पीठ पर बिठाकर, कभी पेट पर तो कभी कंधों पर बिठाकर एक्सरसाइज करती हैं, फिर मुझसे भी करवाती हैं। इसकी बातें सुनते वो गहरा सांस पर रह गया। मतलब वो इसके पीछे इसके जिम में भी जाती थी। फिर छोड़ा क्या था इसने भूल जाने के लिए। दफातन दरवाजा नॉक हुआ और नूर मुस्कुराती अंदर आई। नूर तुम यहाँ? बुरहान हैरान से इसे देखते पूछने लगा। आपके लिए कुछ लाई हूँ भाई, और फेरी को भी देखने आई थी। तयमी ने बताया इनकी काफी तबीयत खराब है। वो दुपट्टा सर के आगे खींचती बोली। तो फिर आओ। और वहां क्यों खड़ी हो गुड़िया? बुरहान ने मुस्कुराते इस छोटी सी कजन को देखा जो इसकी भाभी के ओहदे पर फाइज थी। वो सर हिलाती इनके पास हुए झुककर फेरी को मोहब्बत करने लगी। इसे तो अभी भी बहुत बुखार है भाई, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाए ना, डॉक्टर आया था, जल्द ही उतर जाएगा बुखार इनका इंशाल्लाह। मेरी फेरी फिर से खिलखिलाने लगी। वो फेरी को खुदकुशी करता बोला और हंसती हुई सर हिलाती नूर को देखने लगी। मेरे लिए क्या लाई हो तुम? मुतबस्सम नजरों से नूर को देखता बोला। ये। नूर गहरा सांस भरती दुपट्टे से निकालकर इसके सामने किया। बुरहान ने चौंक कर पहले नूर को फिर इसके हथेली पर रखे दांत की घड़ी को देखा। ये तो दांत की है ना?
मेरे लिए क्यों लाई हो? वो बुरहान ने उलझ कर देखा और आबरू उठाया। ये आपके लिए लाई हूँ। आप इसे किसी टेक्नोलॉजी के माहिर को दिखाएं तो आपको जवाब दे देगा। प्लीज अभी जाएं ताकि आपको हकीकत मालूम पड़ जाए भाई। प्लीज भाई। वो आहिस्ता से कहने के साथ मिन्नत पर उतरे और बुरहान काफी उलझ गया। क्या हुआ है नूर गुड़िया? मुझे उलझा रही हो। सही बताओ, कोई प्रॉब्लम है? मुझसे शेयर करो बेटा। वो खड़ा होता नूर के सर पर हाथ रखता बोला, नहीं मैं कुछ नहीं बता रही। आप ये लेकर जाए और खुद जान ले क्या हकीकत है। वो कहकर रुकी नहीं थी, मुंह पर हाथ रखती रोती हुई वहां से भाग गई। बुरहान पीछे शिरदर कभी घड़ी को देखता तो कभी दरवाजे को, जहां से वो गायब हुई थी। क्या हुआ बाबा? चाची क्यों रो रही थी? बुरहान फेरी के मुखातिब होने पर जो होश में आया और सर हिलाते नफी में बेड पर बैठकर घड़ी को गौर से देखने लगा। ये दाद की फेवरेट घड़ी थी, वो इसे खुद से दूर नहीं करता था एक पल भी। फिर ये नूर के पास कहाँ से आ गई और इतनी खौफजदा घबराई क्यों थी? आखिर में रोते हुए मिन्नत करते क्यों गई? क्या राज था इस घड़ी का? क्या वो बताना चाहती थी इसे? बुरहान ने लैब पीछे मोबाइल उठाया और अरमान को कॉल करके फिर अपने घर बुलाया। दाद, मुझे तुम पर फख्र है बेटे। तुमने न सिर्फ मुझे बुरे वक्त में साथ देते मेरी भतीजी से शादी की, बल्कि इसे आज इज्जत से रुखसत करवा रहे हो बेटा। तुमने हमेशा मेरा सर खुशी से बुलंद कर रखा है। कमाल साहब इससे साथ लगाए खुशी से बोल रहे थे। दाद सुनकर मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह वो हमेशा रहेगा आपका सर बुलंद। वो इन्हें अपने सार में लेकर बोला और साथ आसिया बेगम को भी बुलाया, जो इसके कपड़े रखती मुस्कुराई पास आई। आई लव यू अम्मी अबू। वो दोनों के सर पर बोसा देता बोला और कमाल साहब इसकी पीठ थपकने लगे। अबू अम्मी, हकीकत यही है कि माँ बाप के फैसले पर ही अच्छाई और मोहब्बत है, जैसे आप मेरे लिए कि आपकी इस छोटी सी बोनी भतीजी से आपका बेटा। वो कहता कहता रुक गया। कमाल साहब की फैले आंखें देखकर वो कहका लगा उठा, आपने कल शाम वलीमे के लिए हॉल बुक करवा दिया है। बहुत धूमधाम से वलीमा होगा, सारी उदासियां धुल जाएंगी। इनकी जगह मेरी भतीजी और बेटों के मुस्कुराते चेहरे होंगे। कमाल साहब बोल रहे थे जबकि दाद बहुत मोहब्बत से इन्हें देख रहा था। वो बदल गए थे। दाद बहुत चाहत से इन्हें देख रहा था। अब जिंदगी हसीन लगने लगी थी। सब कुछ बेहतर हो रहा था। इसकी बोनी हमेशा के लिए इसकी हो रही थी। इस पर एतमाद यकीन रखती थी, इससे मोहब्बत करती थी और अब वो इससे हकीकत बताएगा। कुछ खफा होगी पर इससे मिन्नत मोहब्बत इसकी बढ़ जाएगी। दाद जरूर जानता था। मैं नूर को दिखाऊंगा, मैं नूर को देख कर आऊं। ब्यूटिशियन आ गई होगी। आसिया वहां से निकल गई। पीछे कमाल साहब और दाद रह गए, जब सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। बुरहान, आसिया बेगम नॉक करती अंदर आई और बेड पर सोई हुई फेरी को देखकर बुरहान को ढूंढने के लिए नजरें घुमाई। रूम में घुमाई। बुरहान कहाँ गया? वो बड़बड़ाकर मुड़ती के बालकनी से बुरहान हिलवी लबों से सिगरेट दबाए बाहर आया। खैरियत? सिगरेट फेंककर वो पास आता इनके हाथ थाम कर बोला, बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने इसे पास बिठाया। बुरहान खामोशी से उलझ गया। बुरहान, अब जब तुम मुस्कान को छोड़ चुके हो तो मैंने और तुम्हारे अबू ने एक फैसला लिया है तुम्हारे लिए। वो गला खंगार कर बोले। बुरहान समझदार चौंक कर इन्हें देखने लगा। अम्मी, अब जानती हैं ऐसा नामुमकिन है, तो मेहरबानी करके कुछ भी बोलने से पहले ख्याल कीजिएगा। वो गुस्से में आकर बोला, मैंने तुम्हारे लिए शरीन को पसंद किया है, कैसी है? उन्होंने जैसे धमाका किया और बुरहान के सर पर वो अभी दांत की घड़ी नोट बुखलाया घबराए लहजे में इन्हें संभाला आया था। मैं न सिर्फ आपको बल्कि शरीन को भी साफ मना कर चुका हूँ। मैं अब शादी नहीं करूंगा। वो दो टोक लहजे में बोला और आसिया बेगम हैरान हुई। तो क्या ऐसे ही सारी जिंदगी इसके तकिए से सर लगा कर रहोगे? उन्होंने कहते फेरी की सिमत इशारा दिया। अम्मी प्लीज, अगर ऐसा हुआ भी तो एक सेकंड के लिए फेरी से दूर नहीं रहूंगा, ना ही आप सबसे। इसने कहकर आसिया बेगम को शौक की हालत में मुंह खोलते देखकर नजरें फेर ली। अब इसने माजरत के लिए मुंह खोला ही था कि जब मुलाजमा ने इसे अरमान के आने की इत्तला देने लगी। सॉरी, मुझे कुछ काम है, वो कहकर इन्हें देखे बिना वहां से निकला। पीछे वो गुस्से से अपना सा मुंह लिए खड़ी रह गई। आसिया बेगम ने खामोशी से देखा तो गहरा सांस भरकर उठी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके सर पर इस लड़की का भूत उतरे। वो सोचती इसके कपड़े और फेरी के कपड़े निकालकर हैंग करती वहां से निकली। तुम ठीक हो? सिमी से खामोश जमीन पर घूरते देखकर पास आकर सोफे पर बैठकर मुकाबिल बैठी। आरिफ ने आवाज को चौंक कर सर उठाया और सामने समिया को पाकर कुछ दिली से मुखातिब करने पर मुस्कुराया। पहले नहीं पर अल ठीक हो गया और जज्बात के आलम में बोला, वैसे मैंने सोचा था तुम्हारी इस फालतू बकवास पर चिढ़ना छोड़ दूं क्योंकि मुझे लगता है तुम नहीं सुधरोगे। वो नाक सुकेड़ कर बोली। आरिफ ने हाय करते हथेलियां जबड़े पर टिकाकर इसे देखा। सिमी से अचानक से पटरी से उतरता देख वो खिलाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वो तो इसकी बहन के जाने पर इसे सुबह से मायूस उदासी देखती इंसानियत के नाते आ गई थी। फिर इसे क्या पता था यह गम का मारा इसे देखकर मर्ज का मारा बन जाएगा। आपको मेरी इतनी फिक्र सिमी जी?
आप खुद अपने अल मुबारक पाँव से चलकर मेरे पास इस अल आरी की उदासी को पूछने आई हैं। कुर्बान न जाएंगे तो क्या बताएं। वो शरीर नजरों से देखता गमगीन होकर बोला और सिमी घूरने लगी। देखो मुझे ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, शर्म करो कुछ। वो गुस्से से बोली। तो आप बताएं कैसे करते हैं बात जिससे आपका अल मुबारक दिल अल आरी के लिए राजी हो। बताएं कैसे आपको इस चीज में यही मसला है कि मैं इस अल शर्म लिहाज नहीं है। वैसे वसी की एक शायरी है, पूरी रात गुजार दूं तुझसे गुफ्तगू करके, तो एक बार कह तो दे तेरे बिना नींद नहीं आती। तो क्या ख्याल है आज फिर गपशप हो जाए। इसका गमगीन लहजे में जहां सिमी को सुर्ख करते सटपटाया, वहीं वो खुद अदाब मुंतजिर था इसके जवाब का। मैं है गलत थी, तुम इज्जत के लायक ही नहीं, दिमाग चारी इंसान, इंतहाई बदतमीज हो तुम। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, तुम्हें बचपन से ही तमीज सीखते तो ये हाल ना होता। वो खड़ी होती सिर पर चिंगारती अंदर और अंदर जाने लगी, तभी वो बौखलाकर खड़ा हुआ। सिमी जी, वो तड़प कर बोला। सिमी के कदम जगड़ लिए गए। इसने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ गजबनाक नजरों से देखा। वह सुर्ख आंखों से बेबसी से देख रहा था। प्यार करता हूँ आपसे, इससे इज्जत में ट्रांसलेट कर दे, वरना मैं गूगल से करूंगा और वो जो कहेगा फिर आपको सुनाऊंगा, ठीक है। इसने मासूमियत से कहा। वो जो इसकी सुर्ख आंखों को देखकर लम्हा खामोश रही थी, दूसरे ही पल बिलबिला उठी। चटाक सामे इसके थप्पड़ के साथ चूड़ियों के खनक ऊंची आरिफ खिलखिला उठा। एक तो आपकी चूड़ियां बंदे को थप्पड़ का एहसास दिलाने नहीं देती, वैसे आज इनकी आवाज कुछ चेंज है, कंगन पहना है ना बीच में। वो हंसता महसूस होता इसकी होंकों वाली हालत से बोला। इन नजरों का जुल्म है जिम्मी जी, हमारे दिल मासूम है, ख्याल रखें इसका। वो झुककर इसके कान के करीब कहते इसके साकित नजरों में देखते पलकों पर फूंक मारकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सिमी सवादार पर खुद को बचा भी ना सकी और मुड़कर इस गुस्ताख लड़के की पुष्ट देखती इसकी मध्यम गुनगुनाहट सुनती रही। मूड फ्रेश कर दिया कसम से। अंदर जाते हुए इसने फिक्रा उछाला कि सिमी पौं पटकते तिल मिलाकर रह गए। बदतमीज, मूड खराब कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह, कितना बेशर्म है। वो चादर अपने चेहरे पर फेरती हुई झूले पर बैठ गई। अब चले ना नूर की शादी पर, हुरुलैन वहां आती हुई बोली। सिमी उठकर अपने सार में ले गई। जरूर चलती मेरी शहजादी, पर मुझे अभी ये सब पसंद नहीं आ रहा, तन्हाई अच्छी लगती है, इंशाल्लाह वलीमे पर चलेंगे। वो इसलिए झूले पर बैठी बोली। हूर समझकर सर हिला गई और गोद में मौजूद पप्पी को सहलाने लगी। तुम्हें मालूम है आला मुझे सख्ती से क्या कर गया था, तुम्हें इसे कुत्ते से दूर रखो। वो हंसती हुई बोली। हूर भी मुस्कुरा दी, क्योंकि इन्हें जलन होती है ना जब मैं किसी से प्यार करती हूँ। वो चाहते हैं मैं सिर्फ इन्हीं से प्यार करूँ। इसने खास करके सईद को बताने के लिए बुलंद आवाज में कहा। इसने जो गौर से सुना था आबरूज काट दिया। अच्छा। सिमी इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। कपड़े देखते हैं आप या? इसने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। हाँ देखे हैं, बहुत प्यारे हैं, तुम पर बहुत प्यारे लगेंगे, देखना। आलम मेरे लिए लाते हैं, ऐसे ही प्यारे प्यारे। और अभी मिसनी ने मुझे कॉल करके बताया आलम मुझे तैयार नहीं करता, वो सिर्फ झूठ बोलता है, इसीलिए मिसी ने कहा है मैं आलम से नहीं आपसे तैयार हूँ। आप करेंगी ना मुझे तैयार? वो कुछ देर पहले की गई मुस्कान की कॉल पर फिर नूर की शादी की बातें करते मुस्कान ने इसे बताया कि आलम ने लिपस्टिक नहीं लगाता। कोई लिपस्टिक नहीं होती, लगाने से पहले और लगाने के बाद भी लिपस्टिक रहती है। वो बंदा तुमसे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हें मेकअप भी नहीं करता, इसलिए अब सिमी से तैयार होना। तभी हूर ने सोच लिया था वो अब कभी आलम से तैयार नहीं होगी और वो इससे झूठ बोलता है, इसे लिपस्टिक नहीं लगाता। दूसरी तरफ आलम का दिल कर रहा था इसे शूटर भेजकर अपनी इस सास का किस्सा ही खत्म कर दे जो यहाँ ना होकर भी आग लगा गई थी। अब फिर से इतनी मेहनत करके अपनी बिगड़ी बीवी को सेट करना पड़ेगा। मुश्किल से ही सेट होते अभी कुछ दिन गुजरते हैं कि वो आकर कोई धमाका फाड़ कर जाती है। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।